क्लास 11th कॉमर्स के लिए पढ़ना था, बिजनेस स्टडी में पढ़ना था देसी बैंकरों के व्यवसाय का ढंग, यानी देसी बैंकर व्यवसाय कैसे करते हैं। मेथड्स ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिगेनियस बैंकर्स। भारत की बैंकिंग व्यवसाय में देसी बैंकरों का बहुत अधिक महत्व है। भारत के गांव में किसान तथा शहरों में छोटे छोटे उद्योग धंधों को वित्त की आवश्यकता होती है और इनके वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति देसी बैंकरों द्वारा प्रदान किया जाता है। ये देसी बैंकर किसान को या छोटे व्यवसायियों को इनके व्यक्तिगत जमानतों के आधार पर आसानी से रुपया दे देते हैं। इस तरह से देखा जाए तो जनता को सभी प्रकार के कार्यों के लिए देसी बैंकरों के माध्यम से उधार मिल जाता है और इनका देसी बैंकर का उधार देने का ढंग बहुत ही सरल होता है और इनके हिसाब किताब भी बहुत साधारण होते हैं। लेकिन देसी बैंकरों की सुदृढ़ता अधिक होती है। इनके कार्यों में किसी प्रकार की न देरी होती है और न ही ऋण देने के लिए कोई विशेष नियम होते हैं। देसी बैंकर को अपने ग्राहकों यानी जिसको ऋण देते हैं उनकी परिस्थितियों, उनकी आर्थिक स्थितियों के बारे में पूरा ज्ञान होता है। इसलिए ऋण देने का जोखिम भी बहुत कम होता है। देसी बैंकरों के काम करने के घंटे निश्चित नहीं होते हैं। जैसे बैंक जो सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है कि वो 10 से लेकर के 5 बजे तक काम करता है, जबकि देसी बैंकर्स वो हमेशा 24 आवर्स काम करते हैं। और एक बात और भी है कि देसी बैंकर अपने ग्राहकों के लेन देनों को गुप्त रखते हैं और अपने ग्राहकों के सुविधा के लिए जितने समय के लिए लोन दिए हैं, ऋण दिए हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इन सभी मेरिट के कारण भारतीय बैंकिंग व्यवसाय में देसी बैंकर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देसी बैंकर के बारे में कहा जाता है कि देसी बैंकर तुरंत, लोचशील, अनौपचारिक व निजी सेवा प्रदान करते हैं। इंडिगेनियस बैंकर्स गिव प्रॉम्प्ट, फ्लेक्सिबल, इनफॉर्मल एंड पर्सनल सर्विस। देसी बैंकर के बारे में हुआ। अब वो कैसे लोन देते हैं उसके बारे में। मेथड्स ऑफ एडवांसिंग लोन बाय इंडिगेनियस बैंकर्स। पहला है लोन्स अगेंस्ट रिसीप्ट, रसीद के आधार पर ऋण। तो लोन देते हैं और रसीद बनाते हैं। रसीद में मूलधन भी लिखा रहता है, उस पर कितना ब्याज लिया जाएगा यह भी लिखा रहता है।
सेकंड है बही लोन्स, बही में ऋण। इसके अंतर्गत देसी बैंकर अपने अकाउंट बही में, अकाउंट बुक में जिसको ऋण देते हैं उसके हस्ताक्षर करवाकर तथा पुनः भुगतान की प्रतिज्ञा के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं। मैंने इतने दिन के बाद भुगतान करेंगे, वो लिखता है, जो लोन लेता है वो लिखता है कि हम इतने दिन के बाद भुगतान करेंगे, तो लिखवा करके और ऐसा तब ऋण देते हैं। तो ये हो गया आपका बही लोन्स। तीसरा है मॉर्गेज, गिरवी रख करके, यानी जिसको कर्ज देते, जिसको ऋण देते हैं देसी बैंकर, उनकी अचल तथा चल संपत्ति को गिरवी रख करके ऋण प्रदान करते हैं। चौथा है बाय डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडी, हुंडियों की कटौती। देसी बैंक हुंडियों में व्यवसाय करते हैं, ये हुंडियों में कटौती करके भी रुपये उधार कर देते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिगेनस बैंकर्स, देसी बैंकरों का महत्व। भारतीय बैंकिंग व्यवसाय में देसी बैंकरों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, छोटे व्यापारियों को साख, क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। देसी बैंकर ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों को भी ऋण प्रदान करते हैं जिसको बड़े बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं हो सकता है। देसी बैंकर केवल शहरों में या बड़े कस्बों में ही लोन नहीं देते हैं, बल्कि छोटे छोटे गांवों के व्यापारियों को भी ऋण देते हैं, छोटे छोटे किसानों को भी ऋण देते हैं, और वे निजी जमानत पर ही ऋण दे देते हैं। देसी बैंकरों का गांव के छोटे व्यापारियों से, किसानों से व्यक्तिगत संबंध होता है और उनके आर्थिक स्थिति के बारे में उनको पूर्ण रूप से जानकारी होती है, तो छोटे छोटे व्यापारियों को ये ऋण देते हैं। दूसरा है क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, किसानों को भी ऋण देते हैं खेती करने के लिए, खेत के लिए, मशीन खरीदने के लिए, नए नए मशीन आते हैं खरीदने के लिए। फसल को जमानत रख करके उस पर भी ऋण देते हैं, और इसके साथ ही जिसके पास भूमि नहीं है उनको भी ये ऋण देते हैं। तीसरा लॉन्ग टर्म क्रेडिट, दीर्घकालीन पूंजी का प्रबंध करते हैं देसी बैंकर। लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त दीर्घकालीन पूंजी का ही उधार देते हैं। वे औद्योगिक संस्थाओं द्वारा निगमित ऋण पत्रों में भी अपनी पूंजी लगाते हैं, डिवेंचर में पूंजी लगाते हैं। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के अनुसार देसी बैंकर अपने ग्राहकों के विश्वासी मित्र, सलाहकार एवं पथ प्रदर्शक के रूप में भी कार्य करते हैं। अब आगे है ट्रेडिंग कम्युनिटी, व्यापारिक समुदाय। प्राचीन काल में व्यापारिक गतिविधियां मुख्यतः निम्नलिखित समुदायों, कम्युनिटीज व मध्यस्थों, इंटरमीडियरीज द्वारा की जाती थी। मर्चेंट्स, सराफ एंड मनी लेंडर्स, ब्रोकर्स। इन तीन समुदायों के द्वारा जो है व्यापारिक समुदाय तीन हैं। व्यापारिक समुदाय में तीन लोग हैं। मर्चेंट्स, यह व्यापारिक गतिविधि करने वाला एक मुख्य समुदाय था और इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से वैश्य लोग सम्मिलित होते थे। वैश्य
जाति या समुदाय की एक प्रमुख उपजात बनिया के नाम से भी जानी जाती थी और जानी जाती है। तो ये लोग जो है बनिया, ये लोग गुजरात और राजस्थान के हिंदू और जैन परिवार से संबंधित हैं और इनका उत्तरी भारत में व्यापार पर पूरा नियंत्रण था। वैसे आज भी देखा जाता है। मर्चेंट के अंतर्गत आने वाले दूसरे समुदाय को बंजारा कहा जाता था और बंजारा लोग प्रायः गांवों में व्यापार करते थे। गांवों के साथ साथ ये शहरों के मध्य में व्यापार करते थे और ये सीमित मदों की आइटमों की व्यापार करते थे, मुख्यतः अनाज, दाल, नमक में व्यापार करते थे और इनके व्यापार में पशुओं में मुख्यतः बैल भी सम्मिलित थे। आज भी बैल से खेती करने की प्रथा है, बहुत कम हो गई है, नहीं कुछ है। तो बैल को उधार बेचना इन समुदायों द्वारा आज भी किया जाता है। बंजारा समुदाय में हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों के लोग सम्मिलित थे। अब एक दूसरे प्रकार का व्यापारिक समुदाय है बोहरा। ये लोग केवल मुस्लिम जात के होते थे। गुजरात के व्यापार में इनकी मुख्य भूमिका थी। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में व्यापार करने वाले समुदाय को चेट्टी के नाम से जाना जाता था। ये सभी इतने नाम जो है मर्चेंट्स अलग अलग स्थानों के आधार पर, अलग अलग प्रांतों के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। 2 नंबर पर, दूसरे नंबर पर हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी में सराफ एवं मनी लेंडर। उत्तरी भारत के मर्चेंट दोहरी भूमिका अदा किया करते थे। ये एक ओर व्यापार करते थे तो दूसरी ओर मनी लेंडर साहूकार का काम करते थे। सराफ की भूमिका में ये लोग चांदी व सोने का आभूषणों का व्यापार करते थे और इनका चांदी और सोने के पहचान करने में महारत हासिल थी। साहूकार के रूप में ये लोगों को धन उधार देते थे, इसलिए इन्हें बैंकर्स भी कहा जाता था। तो सराफ और मनी लेंडर को बैंकर भी कहा जाता था। तीसरा प्रकार है ब्रोकर्स। व्यापारिक मध्यस्थ का नाम ब्रोकर दलाल था और इनका काम विभिन्न वस्तुओं के क्रेताओं विक्रेताओं को मिलाना। प्राय देखा जाता है आज भी वस्तुओं के क्रेता विक्रेता दूर दूर फैले होते थे। इनका ब्रोकर्स का काम दोनों पक्षों से संबंध बनाकर रखना और आवश्यकता पड़ने पर उनके मध्य सौदे करवाते थे और अपनी सेवा के बदले कमीशन प्राप्त करते थे, इसीलिए इनका नाम ब्रोकर पड़ा। अब मुख्य व्यापारिक केंद्र, मेजर ट्रेड सेंटर। प्राचीन भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्रों की सूची निम्न है। सूती वस्त्र के लिए अहमदाबाद, लखनऊ और मदुराई ये प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्र कश्मीर,
धातु की वस्तुएं बनारस, पूना व विशाखापट्टनम, अस्त्र शस्त्र पंजाब और सिंध, जहाज निर्माण कलकत्ता। ये उद्योग हैं और इनके मुख्य केंद्र यह स्थान है। भारत के मुख्य आयात और निर्यात, मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। अब आयात निर्यात करने वाली मुख्य आइटम वस्तुएं मध्य कौन कौन सी है? तो इंपोर्ट्स के लिए, आयात के लिए मोती, पर्ल्स, ऊन, ऊल, खजूर, डेट्स, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स, कॉफ़ी, शहद, कागज़, चाय, सिल्क, धातुएं, ये आयात करने वाली वस्तुएं थी, हैं भी। और निर्यात करने वाली वस्तु, एक्सपोर्ट करने वाली वस्तुएं हैं रा सिल्क, कच्चा सिल्क, काटन, रुई, चमड़ा, इंडिगो, नील, चावल, गेहूँ, अफीम, मिर्च, मसाले और प्रेशियस स्टोन्स, मूल्यवान पत्थर, ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन कौन कौन से? प्राचीन काल में भारत में यातायात के मुख्य साधन देशी व्यापार में यातायात के साधनों के रूप में मुख्यतः ऊंट, बैल, गधे का प्रयोग किया जाता था। विदेशी व्यापार के लिए मुख्यतः समुद्री जहाज़ों का प्रयोग होता था। अब विश्व अर्थव्यवस्था, भारतीय उपमहाद्वीप की उच्च स्थिति, पोजीशन ऑफ इंडियन सब कंटीजेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। बहुत पहले कहा जाता है कि भारत अपने व्यापार के कारण पूर्णतः संपन्न था। और अपनी दुर्लभ और कलात्मक वस्तुओं के लिए विश्व विख्यात था। इसी संपन्नता ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिए आकर्षित किया था। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना विदेशियों की इसी सोच का परिणाम थी। देखा गया कि जैसे ही भारत में ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ, भारत का व्यापार कमज़ोर होने लगा। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने भारत के दस्तकारी उद्योग को भारी धक्का पहुंचाया। भारत पहले जिन वस्तुओं का निर्यात किया करता था, अब उन वस्तुओं के आयात करने पर मजबूर हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से व्यावसायिक विकास पर पूरा ध्यान लगाया। फलस्वरूप आज भारत का व्यापार अपनी चरम सीमा पर है। भारत का विदेशी व्यापार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो आज विश्व की अर्थव्यवस्था भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति ठीक हो रही है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले काफ़ी स्थिति खराब थी। अब इसके बाद बिजनेस रिस्क, व्यावसायिक जोखिम, प्रकृति एवं कारण। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, लेकिन 100% लाभ ही होगा यह कहना मुश्किल होता है। तो जो थोड़ी सी संभावना हानि की होती है, उसे ही हम बिजनेस रिस्क कहते हैं, व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। व्यवसाय में जोखिम एक उसकी मुख्य विशेषता है। अगर जोखिम नहीं होता तो बार बार यही कहा जाता है कि आज सभी के सभी लोग व्यवसाय करते हैं,
लेकिन यह जोखिम ही है कि जिसके कारण सभी लोग व्यवसाय नहीं कर पाते। व्यवसाय में भविष्य में अनिश्चितता होती है। कल क्या होने वाला है इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। उपभोक्ता की रुचि में अचानक परिवर्तन से बिक्री में कमी हो जाती है। जब बिक्री में कमी हो गई तो लाभ नहीं होगा। आजकल अनेक प्रतियोगी फर्में बाजार में आ रही हैं, जिससे पहले के फर्मों के बिक्री में कमी आएगी, यानी उनके लाभों में कमी आएगी। पहले से बनाकर रखे गए माल के मांग में कमी आएगी, तो मांग में कमी आएगी, बिक्री कम होगी उसकी, तो उसका मूल्य कम करना पड़ेगा। श्रमिकों की हड़ताल भी होती रहती है अपनी मांग को लेकर के। हड़ताल में उत्पादन बंद करना पड़ता है। और फिर कुछ प्राकृतिक ऐसे कारण हैं, भूकंप आना, चोरी हो जाना। इन सभी जितनी बातों को बताया गया है, इससे व्यवसाय में सदैव हानि की संभावना बनी रहती है। और इस हानि की संभावना को ही व्यवसायिक जोखिम कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। जोखिम को हानि कहना गलत होगा, क्योंकि हानि तो जब हो जाता है तब हानि शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन रिस्क जो है, जोखिम जो है, यानी कि हानि की संभावना को कहते हैं जोखिम। व्हीलर के अनुसार जोखिम हानि का संयोग है या किसी प्रतिकूल घटना घटित होने की संभावना है। रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेयरेबल ऑकरेंस। सीओ हार्डे के अनुसार लागत, हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं। रिस्क में भी defined as uncertainty in regard to cost, loss or damage. नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति। व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति से संबंधित निम्न आवश्यक बातें हैं। पहला, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है। अनिश्चितता मानवीय, व्यावसायिक या प्राकृतिक कोई भी हो सकती है। अब जैसे मानवीय अनिश्चितता में हड़ताल, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जाना या चोरी हो जाना, ये मानवीय अनिश्चितता है। व्यावसायिक अनिश्चितता, मांग का गलत अनुमान लगा कर अधिक उत्पादन कर दिया गया और उसके बाद मांग जो है कम हो गया। इसके कारण क्या होगा? दूसरा, मूल्य में उसके वस्तुओं के मूल्यों में कमी करना पड़ेगा जो है। तो व्यावसायिक अनिश्चितता हो गई। तीसरा है प्राकृतिक अनिश्चितता, जिसमें भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, बर्फ पड़ जाए, हिमपात या महामारी, जो इस समय आप देख रहे हैं। इस कोरोना के कारण जो है व्यवसाय काफ़ी बंद हो गए हैं, बिल्कुल बंद हो गए हैं कहा जाए तो। और इसमें व्यवसायियों को, व्यापारियों को, उद्योग को, कंपनी को हानि की संभावना है। हानि तो होगी ही, निश्चित है।
तो इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। तो ये प्राकृतिक अनिश्चितता है। दूसरे नंबर पर है रिस्क इज अनएवॉइडेबल, जोखिम से बचा नहीं जा सकता। व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित है। एक व्यवसायी जोखिम के जाल से निकल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि स्वतंत्र रूप से कोई जोखिम नहीं व्यवसाय कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, जोखिम को कम अवश्य किया जा सकता है, लेकिन बचा नहीं जा सकता है। तीसरा है डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के कार्य के अनुसार होती है। भाई छोटा व्यापार है तो छोटी हानि होने का रिस्क है, जबकि बड़े व्यवसाय में बहुत अधिक रिस्क है। प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, जोखिम का प्रतिफल लाभ है। व्यवसाय में जोखिम उठाने के बदले में जो मिलता है उसे ही लाभ कहते हैं, वह लाभ होता है। और जितना अधिक जोखिम होता है उतने अधिक लाभ की संभावना रहती है। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। जिन व्यवसायों में दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे नमक, दाल, आटा आदि व्यापार किया जाता है वह जोखिम कम होती है, जबकि दूसरी तरफ जिन व्यवसायों में फैशन वाली वस्तुएं बेची जाती है वहाँ जोखिम अधिक होती है, क्योंकि फैशन जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं और स्टॉक में पड़े माल के मूल्य कम करने से हानि होती है। आगे कायदेदार बिजनेस रिस्क व्यवसायिक जोखिम के कारण पढ़ा जाएगा। अभी इतना तक ही पढ़ा जाए, ठीक है, आगे।